कल हम लोगों ने 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण और उसके साथ साथ उसमें किन लोगों ने भाग लिया, इसके बारे में पढ़ा, देखा कि किस तरह से हमारे किसान, मजदूर, आदिवासी, गरीब से गरीब तबका भी इस युद्ध में जुड़ा था, इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ा था। भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों की सेना में थे, वे सब भी इस युद्ध में भाग लिए। उसकी मुख्य वजह बहुत सारी थी, उसको भी हम लोगों ने देखा। उनके कम भत्ते, अंग्रेज अधिकारियों की अपेक्षा उनका दर्जा कम होता था, योग्यता चाहे जो भी हो। उसके साथ साथ एनफील्ड राइफलें, जो दूर तक मार करने वाली बंदूकें दी गई थी, एनफील्ड राइफल, उसके जो कारतूस हुआ करते थे, उस कारतूस को खोलने के लिए उन्हें दांत से खोलना पड़ता था और उस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे धार्मिक भावनाएं हिंदू और मुस्लिम दोनों की आहत हुई। इस तरह से हमने देखा कि वहां पर जो भारतीय सैनिक थे, उन लोगों ने उसका विद्रोह किया। उसमें सबसे ज्यादा विद्रोह मंगल पांडे, जिन्होंने उस कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया और वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और वहीं से वो एक तात्कालिक कारण हुआ इस युद्ध के भड़कने का। और इसकी वजह से कई जगह सैनिकों में, जो सैनिक टुकड़ियां थी, उनमें असंतोष व्याप्त हुआ। और 1857 के जो आंदोलन था, उसमें सभी तबके के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने जाति और मजहब को दूर रख करके एक होकर के युद्ध लड़ा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, किंतु काफी सफलता प्राप्त हुई हमारे भारतीयों को। लेकिन अंग्रेजों ने फिर साम दाम दंड भेद नीति अपना करके फिर से हमें परास्त किया। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की शहीद हुई और भी कई वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे जो बहादुर शाह जफर थे, उनको कैद करके रंगून की जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद तो भारतीय सैनिक थे तात्या टोपे। तात्या टोपे कई दिनों तक, लगभग 10 महीने तक अकेले युद्ध करते रहे अंग्रेजों के साथ। उनके साथ उनका संग्राम छिड़ा रहा। लेकिन कुछ मुखबिरों ने, जो हमारे ही देश के गद्दार थे, उन लोगों ने तात्या टोपे कहाँ है इसकी जानकारी दे दी, जिसकी वजह से लगभग 10 महीने के अथक मेहनत, प्रयास, युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गए और उन्हें सजा दी गई फांसी की। इस तरह से हमने देखा, अब तक हमने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा। यह आंदोलन एक तरह से पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें लगभग देश के सभी हिस्सों ने भाग लिया, फिर भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। तो उसके मुख्य कारण क्या थे, आज हम सब वही देखने वाले हैं। इतने व्यापक पैमाने पर युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति हुई, जिसके बारे में स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, स्वातंत्र्याचे समर। 1857 के स्वातंत्र्य समर, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध, के कल हम लोगों ने देखा। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने लिखा है इस युद्ध के बारे में। अब उसकी विफलता के कारण क्या थे, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। अब युद्ध की विफलता का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर दिया है। 1857 ईस्वी के युद्ध निम्न कारणों से विफल रहा। युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। उस समय जो संचार व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों के अधीन थी। इसलिए संचार व्यवस्था अर्थात संपर्क का एक माध्यम, जैसे आज मोबाइल, इंटरनेट संचार का एक सबसे तेज माध्यम है, तुरंत हम किसी भी हिस्से पर जो भी व्यक्ति हो उससे संवाद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संचार माध्यम हमारे पास नहीं थे। इसकी वजह से भी हम संपर्क बाकी के लोगों से, अपने जो सहायक थे, मित्र थे,
उनसे कर नहीं पाए। अब यहाँ पर दिया है, युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लड़ाई लड़ी। कभी बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी, तो कभी महारानी लक्ष्मीबाई, फिर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया, तो कई मराठा जो सैनिक थे वो सब लड़े। अब यहाँ पे उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी। उत्तर के भी राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते रहे। अर्थात राजपूत, पंजाब के लोग तथा बंगाल के कुछ हिस्से के पूर्व के भी भाग, जो उत्तर के भाग थे पूर्वोत्तर के, वो भी अछूते रहे, अर्थात इसमें भाग नहीं लिया। सर्वमान्य नेताओं का अभाव। इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त और सर्वमान्य एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका था, अतः अंग्रेजों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा लीडर जिसके नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठा होकर के युद्ध लड़े, ऐसा लीडर, ऐसा नेतृत्व हमारे पास नहीं था। बहादुर शाह जफर बने बादशाह, जब लेकिन उनके अंडर में भी बहुत से लोग जो पार्टिसिपेट नहीं किए, भाग नहीं लिए, वो भी एक सबसे बड़ा कारण था। रियासतदारों के समर्थन का अभाव। बहुत से रियासतदार ऐसे थे जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहती थी, और कुछ रियासतदार ऐसे थे जो अंग्रेजों से त्रस्त थे। सामान्य जनता त्रस्त थी, जिन्हें जनता का दर्द पता था, दुख पता था, उन लोगों ने भाग लिया। कुछ रियासतदारों को छोड़ दें तो अन्य रियासतदार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे, क्योंकि उनकी रियासत चल रही थी, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी थी वो अंग्रेज उन्हें दे रहे थे। जो लगान उन्हें लोगों से लेना था, वो लगान की वसूली कर रहे थे। इस वजह से भी कई रियासतदारों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। सैनिकी कूटनीति का अभाव। कोई भी युद्ध जब हम लड़ते हैं तो उसके लिए एक कूटनीति, एक रणनीति होनी चाहिए। वो रणनीति हमारे पास नहीं थी। वीरता तो हमारे भारतीय सैनिकों में कूट कूट कर भरी थी, शौर्य भरा हुआ था, पराक्रम करने की इच्छा भी थी, लेकिन उन्हें उचित दांव पेच उन्हें खेलना नहीं आया। किस तरह से दांव पेच खेलना है, किस तरह से अंग्रेजों को परास्त करना है, ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई थी। बस सिर्फ युद्ध कर रहे थे पूरी बहादुरी के साथ। दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में रखना नहीं आया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते वे दिल्ली तक पहुंच गए, दिल्ली को जीत भी लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही फिर उनके पास पर्याप्त शस्त्र नहीं थे, आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, रणनीति सही नहीं थी। वे दिल्ली को अपने पास तक टिकाकर अपने अधिकार क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक नहीं रख सके। अंग्रेजों के पास बड़ी धन शक्ति, अनुशासनबद्ध सेना, हम देख रहे हैं सेना कैसे अनुशासित अंग्रेजों की खड़ी है, और हमारी सेना बिखरी हुई थी, सब अलग अलग आकर के लड़ते थे, एक साथ आकर नहीं लड़ते थे। उनके पास अनुभव अच्छा था, अंग्रेजों के पास अनुशासनबद्ध सेना थी, आधुनिक शस्त्र था। हमारे पास पुराने शस्त्र थे, ज्यादातर आधुनिक शस्त्र नहीं थे। उनके पास तोप थे, दूर तक मार करने वाली बंदूकें थी। उसके बाद जो भी संचार के माध्यम थे आधुनिक थे, तुरंत संचार व्यवस्था की वजह से सैनिक इकट्ठा हो जाते थे अंग्रेज, और रणनीति के हिसाब से ही काम करते थे। इन सब चीजों का हमारे पास अभाव था। पुरानी ढाल, तलवार, धनुष, इन सब चीजों से हम लड़ते थे, और ये सब दूर तक मार करने वाली एनफील्ड राइफलें इनके पास थी। अंग्रेजों के पास तोप थे जो एक साथ बहुत ज्यादा दूर तक विध्वंस कर सकते थे। इस वजह से भी हम लोग परास्त हुए। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं, बल्कि सैनिकी कूटनीति अथवा दांव पर पेंच के बल पर भी जीतने पड़ते। सिर्फ बहादुरी से ही हम युद्ध नहीं जीत सकते, इसके लिए सही रणनीति, सही कूटनीति, किस तरह से लड़ना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, दांव पेच अपना सही होना चाहिए, तभी हम उसे जीत सकते हैं। अगला कारण था अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल। अंग्रेजों की जो राज्य था लगभग पूरे विश्व में कई जगहों पर फैला हुआ था। जो भी परिस्थितियां थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी।
रूस के साथ चल रहा अंग्रेजों का क्रिमियम युद्ध इस समय समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी। इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी। विद्रोही अर्थात हमारे भारतीय सैनिक। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों के पास बहुत सारा समर्थन प्राप्त था। कई देशों से उनका व्यापार चलता था। विश्व के कई देशों से उनकी अच्छी मित्रता थी। रूस जैसे बड़े शक्तिशाली देश को भी अंग्रेजों ने हराया था। उसकी वजह से भी उनका मनोबल काफी ऊंचा था। अर्थात उस विजय के कारण भी वो ज्यादा सक्षम हो गए थे हमसे। और हमारे पास उस तरह का कोई सैनिकी अनुभव नहीं था और उतनी मजबूत नौसेना नहीं थी। स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम क्या हुए? अब स्वतंत्रता युद्ध के कुछ अच्छे परिणाम भी हुए। भारतीय सैनिकों ने जितनी मेहनत करके लड़ाई लड़ी थी, उसमें सभी तबके के लोग थे। किसान थे, बाकी जो गरीब मजदूर थे, कारीगर थे, आदिवासी थे। इसकी वजह से अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हम ज्यादा दिनों तक यहाँ पर टिक नहीं सकते। ऐसा आभास उन्हें होने लगा। इसलिए उन लोगों ने कुछ रणनीति अपनाई भारतीयों पर और दिनों तक शासन करने के लिए। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ से हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चलता था। ये उस समय की महारानी विक्टोरिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश में समाप्त हुआ। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक हमारे देश को गवर्न कर रही थी, चला रही थी, उसका शासन समाप्त घोषित किया महारानी ने। फिर कंपनी की शासन सत्ता के कारण ही भारतीयों का असंतोष बढ़ता गया और अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख 1857 ईस्वी के युद्ध की चुनौती खड़ी हुई। यह बोध इंग्लैंड की रानी को हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह गई। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि जो ब्रिटिश की महारानी थी, इंग्लैंड की रानी थी, उनको यह आभास हो गया कि उन्हें पता चला कि 1857 जैसा इतना बड़ा व्यापक प्रमाण पर युद्ध जो हुआ है, उसके पीछे की वजह ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरह से संचालित नहीं कर पाई, इस देश में सत्ता संभाल नहीं पाई भारत में। इसलिए अब इसका शासन यहाँ से समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए 1858 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से भारत में समाप्त किया गया और एक नया पद शुरू हुआ। गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद का निर्माण किया। इसका मतलब पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो पूरे भारत की जो भी समस्या है, जो भी जिस तरह से भी शासन करना है, वो कार्य देखा करते थे। उसके बाद फिर वायसराय पद निर्माण किया गया और तब से वायसराय के अंतर्गत देश की सत्ता आई। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और इन्हीं को ही फिर से प्रथम वायसराय बनाया गया, लॉर्ड कनिंग। साथ ही भारत का शासन चलाने के लिए प्रधान जिस तरह से अभी है, वैसे भारत मंत्री पद का निर्माण इंग्लैंड के शासन में निर्मित किया गया। अभी हमारे देश की जो सत्ता है वो प्रधानमंत्री के अधीन चलती है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत प्रधानमंत्री देश को चलाने का कार्य करते हैं। तो उस समय वैसे ही भारत मंत्री पद का निर्माण इंग्लैंड के शासन में निर्मित किया गया। फिर विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को संबोधित कर एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा में आश्वासन दिया गया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन, वंश, धर्म, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्वीन विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उन्होंने भारतीय लोगों को संबोधित किया, भारतीय लोगों को बताया कि अब जो जात पात धर्म वंश इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। यह भेदभाव और अब इस देश में नहीं होगा। सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। पहले पीढ़ी दर पीढ़ी लोग शासन करते थे, अब उसको समाप्त किया जाएगा और लोगों को नौकरियां जो उनकी जो काबिलियत होगी, उनमें जो गुणवत्ता होगी,
उसके आधार पर दी जाएगी। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा ढेर सारी ऐसी कुप्रथाएं थी, इसे बंद करने का काम अंग्रेजों ने किया। तो भारतीयों को लगने लगा कि उनके धार्मिक मामलों में वो दखल दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने प्रिंसेस जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने निश्चय किया कि अब जो धार्मिक मामले हैं उसमें वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लोग अपने धर्म के हिसाब से जो भी व्यवहार करना है कर सकते हैं, स्वतंत्र है। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। जो रियासतदार थे, बड़े बड़े जमींदार रियासतदार, उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अनुबंध हुआ है, उसका पालन सही तरीके से किया जाएगा। किसी भी कारण से वे रियासतें समाप्त नहीं की जाएगी। इसके पहले ऐसे था कि ब्रिटिश जबरदस्ती लोगों की रियासतें हथिया लेते थे। दत्तक प्रथा जो जिसका विरोध महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, उसका भी लोगों ने, अंग्रेजों ने दत्तक लेने की प्रथा को बंद करने का जो घोषणा की थी, उसका विरोध महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। इस तरह से जो प्रथा थी उसको भी समाप्त करने का ऐलान महारानी विक्टोरिया ने किया। भारतीय सेना की पुनर्रचना, सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके पहले ऐसा था कि जितने भी भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, महत्वपूर्ण पदों पर भी भारतीय सैनिक नियुक्त किए जाते थे, किंतु इसके बाद महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त किया गया, जिससे फिर से किसी भी तरह का आंदोलन 1857 की तरह सैनिक आंदोलन न कर सके। तो खाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। अब जाति के हिसाब से विभाजित करने का उद्देश्य उनका ये था कि सभी जातियों के लोगों को मिक्स रखा जाएगा, उनमें एकता नहीं होगी, अर्थात फूट डालो राज करो, अर्थात सैनिकों में भी एकता न रहे, सिर्फ वो अंग्रेजों के लिए लड़े, इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई। और जो शस्त्रागार था, उस पर पूरा नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों का होता था। तो खानों पर पूरा नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों को, अर्थात भारतीय सैनिकों को वहां पर नहीं रखा गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी पूरी सावधानी रखी गई कि किसी भी तरह से उनमें, भारतीय सैनिकों में एकता न आए। फिर कुछ नीतिगत परिवर्तन किए। अंग्रेजों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप में इकट्ठा नहीं होगा, इसकी सावधानी रखना प्रारंभ किया। इसका मतलब है कि धार्मिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे लोग आपस में लड़ते रहे और सामाजिक रूप से इकट्ठा न हो, इसका पूरा प्रबंध अंग्रेजों ने किया। और पूरी सावधानी ली कि सभी लोग फिर से कभी इकट्ठा न हो सके। भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष होते रहेंगे। एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन कलुषित होते रहेंगे, ऐसी नीतियां चलाई जाने लगी। इसका मतलब कि भारतीय लोग आपस में लड़ते रहे, ऐसी कुनीति, गलत नीति, गंदी नीति अंग्रेजों ने शुरू की, अपनाना शुरू किया। फूट डालो और राज करो, यह सूत्र अंग्रेजी शासन का रहा। अर्थात हमेशा डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, यह पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाया कि लोगों को आपस में लड़ाओ, लोग आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज आसानी से राज देश पर कर सके। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता को संगठित रूप में विरोध करना चाहिए। और वही भारतीयों के मन में बात आई कि हम सब यदि इकट्ठा लड़े तो हम 1857 की तरफ फिर से संग्राम कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं और इस देश से अंग्रेजों को पूरी तरह से भगा सकते हैं। इसके लिए हम यदि संगठित रूप में संघर्ष करें तो अंग्रेज हमारे आगे टिक नहीं सकते, ऐसी भावना भी भारतीयों में आई। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 का युद्ध पूरी तरह से नहीं। सफल तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों के मन में एक यह भावना जरूर आ गई कि यदि हम सभी मिल करके, संगठित हो करके अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो इस अंग्रेज सत्ता को भारत से हटाने में हमें देर नहीं लगेगी। थैंक यू।